अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 बात करता है कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट्स जो होंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट, इनके बारे में बात करता है चैप्टर नंबर 2। ये जो स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 10 से ज़्यादा है सेक्शन नंबर 30 तक। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 10 में। सेक्शन नंबर 10 बोलता है व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, कौन से ऐसे एग्रीमेंट होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे। तो सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट जो कि दे आर मेड विथ, पहला फ्री कंसेंट से किया गया हो, पहला फ्री कंसेंट, दूसरा पार्टीज जो हैं वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, तीसरा लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, चौथा लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए एंड नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, वो वॉइड नहीं होना चाहिए। ये 5th पॉइंट। तो इसका शॉर्टकट ट्रिक है, पहला फ्री कंसेंट FCLCLONV, फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंट पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, नॉट वॉइड। तो ये हो गया इसका शॉर्टकट। अब आते हैं अपन सेक्शन नंबर 11 के अंतर्गत। सेक्शन नंबर 11 में बता दिया गया है हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन से ऐसे पर्सन जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो वो सारे पर्सन कॉम्पिटेंट होंगे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो कि एज ऑफ मेजोरिटी है। पहला बता दिया जो मेजर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ, मतलब इसमें मेजोरिटी को आप 18 प्लस जितने भी लोग हैं वो लोग को मेजर माना जाएगा। एंड हु इज़ ऑफ साउंड माइंड, जो कि साउंड माइंड होना चाहिए। और तीसरा ये बता दिया गया नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ, डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन है, तब उस पर्सन को हम कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे जब मेजोरिटी की बात हो रही है तो एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है मोहिरी बीबी वर्सेस दामोदर घोष। ये एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है मोहिरी बीबी बनाम दामोदर घोष का, जिसमें जो माइनर को भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए माना गया था, जिसमें माइनर एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, इसीलिए एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एक केस लॉ है जो है मोहिरी बीबी बनाम दामोदर घोष। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 12 के अंतर्गत। सेक्शन 12 में कुछ नहीं बोला है ज़्यादा। सेक्शन 12 में इतना बोला है कि जो साउंड माइंड होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो साउंड माइंड किसको बोला गया है? साउंड माइंड वो लोग होंगे जो ही इज़ कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर्मिंग अ रेशनल जजमेंट एज टू इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट, ऐसे पर्सनस को हम साउंड माइंड बोलेंगे। अब अगर कोई अनसाउंड माइंड है लेकिन वो ओकेजनली साउंड माइंड रहता है, और जब वो ओकेजनली साउंड माइंड रहता है और उस साउंड माइंड में रहते हुए वो अगर कोई कॉन्टैक्ट करता है तो वो साउंड माइंड में रहते हुए माना जाएगा। और अगर कोई यूजुअली साउंड माइंड रहता है और लेकिन वो ओकेजनली जो रहता है वो अनसाउंड रहता है, तब वो जब अनसाउंड रहेगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये बोला गया सेक्शन 12 के अंतर्गत। अब आते हैं सेक्शन 13 में। सेक्शन 13 बहुत ईजी है, जिसमें बता दिए गए कंसेंट डिफाइंड। सेक्शन 13 कंसेंट डिफाइंड, दो और मोर पर्सन, टू और मोर पर्सन आर सेड टू बी कंसेंट व्हेन दे आर एग्री अपॉन सेम थिंग इन सेम सेंस। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको याद रखिएगा, सेम थिंग इन सेम सेंस। इसको बोला जाता है कंसेंसस एड आइडम। ये एक लैटिन मैक्सिम है जिसको बोला जाता है सेम थिंग इन सेम सेंस। तो कंसेंट का मतलब क्या होता है? जब कोई दो पर्सन एग्री हो जाएं सेम थिंग पे और सेम सेंस पे, उसको बोला जाएगा कंसेंट। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 14 के अंतर्गत। सेक्शन 14 में बता दिया गया फ्री कंसेंट डिफाइंड। फ्री कंसेंट को डिफाइन किया गया, तो सारे कंसेंट फ्री कंसेंट होंगे जब वो कॉज, मतलब वो किससे कॉज ना हो, तो कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। तो हम इसको एक ट्रिक से याद रखते हैं। आपने इसका नाम तो सुना ही होगा, ये एक बहुत बड़ी कंपनी अभी चल रही है और कहीं ना कहीं आपने इसका एडवर्टाइजमेंट तो देखा ही होगा। अब हम इसको ये वर्ड को हटा देते हैं और यहाँ लगा देते हैं ये। तो सी से हो जाएगा कोअर्जन, यू से हो जाएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस, एफ से फ्रॉड, एम से मिसरिप्रेजेंटेशन। तो ये हो गया 15, 16, 17, 18। ये हो गए आपके सारे सेक्शन याद। सी 15 से सी जिसको बोला जाता है कोअर्जन, 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस, एफ फ्रॉड, एम मिसरिप्रेजेंटेशन, CUFM। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 15 के अंतर्गत। सेक्शन नंबर 15 में बताया गया कोअर्जन डिफाइंड। तो सेक्शन नंबर 15 में बता दिया गया कोअर्जन मीन्स कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, कमिट करना या थ्रेटन करना, कमिट करने के लिए कोई ऐसा एक्ट जो कि फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड है, और अनलॉफुली डिटेन करना किसी पर्सन को,
या थ्रेटन करना टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रीजुडिस ऑफ एनी पर्सन वॉट एवर विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन। उसका इंटेंशन क्या है उस काम को करने का, तो उसका इंटेंशन है टू एंटर इन एग्रीमेंट, उस पर्सन को एग्रीमेंट कराया जा सके। तो यहाँ पे ये बोल दिया गया कि कोअर्जन में सिंपल है, कभी किसी को भी थ्रेटनिंग देना, ऐसा एक्ट करना जो कि आईपीसी में पनिशेबल है, और किसी को अनलॉफुल डिटेन करना या थ्रेटन करना उसको डिटेन करने के लिए, तब ये माना जाएगा कि उसने कोअर्जन अप्लाई किया। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ इमटेरियल वेदर आईपीसी इज और नॉट इन फोर्स इन द प्लेस वेयर द कोअर्जन इज एम्प्लॉयड। मतलब ये इमटेरियल है, आईपीसी अगर कहीं जगह पे अप्लाई नहीं होता है तो भी कोअर्जन एम्प्लॉय किया गया माना जाएगा। मतलब आईपीसी अप्लाई हो या ना हो उससे फ़र्क हमको नहीं पड़ता। अब इसके एग्जांपल में आते हैं। ए ऑन बोर्ड एन इंग्लिश शिप, एक कैसी है, इंग्लिश शिप है, और कहाँ पे है, हाई सीज पर है। हाई सीज मतलब जो इंडिया के ओशन है उसमें एक पर्टिकुलर रेंज होती है, उसके बाहर के सीज को हम हाई सीज बोलते हैं। तो एक इंग्लिश शिप है और हाई सीज पे है, तो वहाँ पे आईपीसी तो अप्लाई होगी नहीं, लेकिन वहाँ पे जो बी है, ए जो है वो बी को कॉज कर रहा है टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट बाय एन एक्ट अमाउंटिंग टू क्रिमिनल इंटिमिडेशन अंडर आईपीसी। क्या दे रहा है, क्रिमिनल इंटिमिडेट कर रहा है कि तुम मेरे साथ एग्रीमेंट करो। कौन कर रहा है ये, ए कर रहा है। किसको कर रहा है, बी को। अब ए आफ्टरवर्ड श्यूज बी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कलकत्ता। अब ए जो है बाद में बी को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कलकत्ता में सूट लाता है, लेकिन ए एम्प्लॉयड कोअर्जन, ए ने यहाँ पे कोअर्जन किया, क्योंकि वहाँ पे जो वो लॉ ऑफ इंग्लैंड लागू था, विच इज़ नॉट एन ऑफेंस इन लॉ ऑफ इंग्लैंड एंड ऑल्दो 506 इज पनिशेबल अंडर इंडियन पिनल कोड, was not in force the time when or place where the act was done। यहाँ पे बोला गया है कि जहाँ पे वो अपराध हुआ वहाँ पे ना तो इंग्लिश लॉ एप्लीकेबल था ना तो आईपीसी एप्लीकेबल था, लेकिन तब भी वहाँ पे कोअर्जन हुआ। तो ये माना जा रहा है कि आईपीसी अप्लाई हो या ना हो, लेकिन कोअर्जन तो हुआ माना जाएगा। अब आते हैं हम अनड्यू इन्फ्लुएंस में। अनड्यू इन्फ्लुएंस में बता दिया गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस डिफाइन। अनड्यू इन्फ्लुएंस में बता दिया गया कि वेयर रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट, उनके जो रिलेशन है वो ऐसे हैं कि जो वन पार्टी है वो डोमिनेट कर रही है द विल ऑफ द अदर एंड यूजेस द पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर, और वो उस पोजीशन को यूज़ कर रही है टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ऑफ द अदर। अब आते हैं हम इसके क्लॉज 3 में। क्लॉज 3 में बता दिया गया अ पर्सन जो कि पोजीशन में है डोमिनेट करने के लिए किसी अदर के विल के ऊपर, enters into an contract with him and transaction appears on the face of or evidence adduced to be unconscionable, the burden of proving, यहाँ पे burden of proof उसके ऊपर रहेगा the contract was not induced by undue influence। जो ये बोल रहा है, मतलब जो पोजीशन है जो डोमिनेट कर रहा है, जो पर्सन किसी के ऊपर डोमिनेट कर रहा है, वो ये प्रूफ करेगा कि उसने कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं दिया है। अब आते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस पे। इलस्ट्रेशन इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। पहला इलस्ट्रेशन, ए हैविंग एडवांस मनी टू हिज सन बी। ए ने एडवांस किया अपने मनी किसको, अपने बच्चे को, ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी, जब बी बड़ा हुआ तब बाय मिसयूज ऑफ पेरेंटल इन्फ्लुएंस अ बॉन्ड फ्रॉम बी फ्रॉम अ ग्रेटर अमाउंट देन द सम ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवांस, ए एम्प्लॉयज अंडर इन्फ्लुएंस। ए ने जब मनी दी थी तब उसी समय बी से एक ऐसा अपना पेरेंटल इन्फ्लुएंस को लगाते हुए एक बॉन्ड साइन करा लिया था ऑफ ग्रेटर अमाउंट, तो यहाँ पे बोला जाएगा कि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। इसका सी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में सीधे पूछा जाता है, सी और डी दोनों ही पूछे जाते हैं।
सी में बता दिया गया कि एक ए है, बीइंग इन डेब्ट टू बी द मनी लेंडर, बी कौन है, मनी लेंडर, कॉन्ट्रैक्ट्स अ फ्रेश लोन ऑन टर्म्स विच अपीयर टू बी अनकॉन्शियसेबल, मतलब हाई इंटरेस्ट पे दे रहा है कौन, मनी लेंडर ए को लोन, तब यहाँ पे माना जाएगा बी को ये प्रूव करना होगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उनके बीच में वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से नहीं हुआ है। अब आते हैं डी, ये जो इलस्ट्रेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार एग्जाम्स में आ चुका है। बैंकर ऑफ लोन, कोई बैंकर है लोन का, वो ए जो है अप्लाई किया लोन के लिए, और जब स्ट्रिंजेंसी इन मनी मार्केट, कब, जब मनी मार्केट में तंगी या फिर मंदी चल रही थी, तब जो रेट थे वो हायर इंटरेस्ट पर थे, और उस पर ए ने एक्सेप्ट किया हाई इंटरेस्ट ऑफ रेट्स को, तब यहाँ पे माना जाएगा कि उसने कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया है, मतलब बैंक ने कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस अप्लाई नहीं किया माना जाएगा। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 17 के अंतर्गत। सेक्शन 17 में बोला गया है फ्रॉड डिफाइंड। फ्रॉड की डेफिनेशन में सिंपल ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। पहला, ऐसा सजेशन एज टू अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज़ नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, ऐसा सजेशन जो वो जानता है कि गलत है, और बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, और उसके बाद द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, कोई भी फैक्ट का एक्टिव कंसीलमेंट करना, अ प्रॉमिस विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग, कोई प्रॉमिस को ऐसा प्रॉमिस करना जो कि उसका इंटेंशन नहीं है परफॉर्म करने का, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, या फिर एनी एक्ट और ओमिशन एज लॉफुल लॉ स्पेशली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडुलेंट। अब आते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल में बता दिया गया है ए जो है वो सेल करता है बाय ऑक्शन टू बी अ हॉर्स विच ए नोज टू बी अनसाउंड। यहाँ पे ए ने जब हॉर्स को बेचा तो वो जानता था कि वो हॉर्स जो है वो अनसाउंड है, और बी ने, ए सेज नथिंग टू बी अबाउट हॉर्स अनसाउंडनेस, और ए ने अनसाउंडनेस के बारे में कुछ भी नहीं बताया, तब यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं किया गया है बी के साथ। अब हम इसी एग्जाम्पल को दूसरे तरीके से देखेंगे कि जब बी इज़ अ एज डॉटर, यहाँ पे जैसे बी था वैसे ही अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में लेते हैं कि जो बी है वो ए की डॉटर थी, तब यहाँ पे ए की जो ड्यूटी है, एज ड्यूटी टू टेल बी कि वो अनसाउंड है, और यहाँ पे वो ऐसा नहीं करता है, तब ये कहलाएगा फ्रॉड। तब यहाँ पे ए ने फ्रॉड किया, जहाँ पे उसकी ड्यूटी टू स्पीक है। तो ये जो ड्यूटी टू स्पीक है वो यहाँ से आती है एक्सप्लेनेशन से। एक्सप्लेनेशन में बताया गया मियर साइलेंस एज टू फैक्ट लाइकली टू अफेक्ट विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू एन कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्रॉड। मियर साइलेंस मतलब साइलेंट रहना फ्रॉड नहीं होगा, लेकिन ऐसे सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस सच रिगार्ड बिंग हैड टू देम इट इज़ ड्यूटी ऑफ पर्सन, जहाँ पे उस पर्सन की ड्यूटी है क्या, कीपिंग साइलेंस टू स्पीक, मतलब जो उस पर्सन की ड्यूटी है उसको बताना, और वहाँ पे वो साइलेंट रहता है, तो वो जो साइलेंट है वो उसके इक्विवेलेंट टू स्पीच मानी जाएगी। अब आते हैं हम इसके सी में। बी सेज टू ए, बी ए को बोलता है इफ़ यू डू नॉट डिनाई इट आई शेल एज्यूम दैट हॉर्स टू बी साउंड, अगर तुम मना नहीं करोगे तो मैं मानूंगा कि हॉर्स जो है वो साउंड है। यहाँ पे अगर ए साइलेंट रहता है तो वो इक्विवेलेंट टू स्पीच है। ये भी एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन का ही इलस्ट्रेशन है। अब आते हैं हम क्लॉज डी में। ए एंड बिंग ट्रेडर्स अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, ए जो है वो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन रखता है कि वो प्राइस चेंज होने वाले, लेकिन वो ये जानते हैं कि उससे 20 की विलिंगनेस अफेक्ट होगी, और ए अगर उसको नहीं बताता है तो यहाँ पे वो फ्रॉड नहीं माना जाएगा। अब आते हैं हम इसके सेक्शन 18 में। सेक्शन 18 में बता दिए गए मिस रिप्रेजेंटेशन डिफाइंड। मिस रिप्रेजेंटेशन में सीधे डेफिनेशन ही पूछा जाता है ज़्यादातर, ये सेक्शन नंबर पूछा जाता है, सेक्शन नंबर 18। ऐसा कोई पॉजिटिव एजर्शन मैनर नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन मेकिंग इट, जो वो जानता है कि वो ट्रू नहीं है और वो ऐसा बताता है कि वो ट्रू है, मतलब वो बिलीव करता था कि वो सही है लेकिन वो सही नहीं है। एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी without an intention to deceive gains an advantage to the person committing it or anyone claiming under him by misleading another to his prejudice or to the prejudice of anyone claiming under him,
कोई ड्यूटी को ब्रीच करना विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव। तीसरा कॉजिंग हाउएवर इनोसेंटली, यहाँ पे वर्ड जो है इनोसेंटली इंपॉर्टेंट है। मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में एक ही फ़र्क है जो कि है इनोसेंस का। मिसरिप्रेजेंटेशन में वो ऐसा काम इनोसेंटली या फिर गुड फेथ में कर रहा है, वो ये जानता था कि वो बात सही है और वैसे ही वो बता देता है दूसरे को, लेकिन जब वो पता चलता है कि वो सही नहीं है तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। हाउएवर इनोसेंटली अ पार्टी टू एन एग्रीमेंट टू मेक अ मिस्टेक टू द सब्सटेंस ऑफ द थिंग विच इज़ सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट। अब आते हैं हम सेक्शन 19 में। सेक्शन 19 में सिंपल बोला गया है कि जो भी एग्रीमेंट हुए हैं फ्रॉड, कोअर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू, तब ये सारे के सारे क्या होंगे, वॉइडेबल होंगे एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वॉज कॉज्ड। तब यहाँ पे बता दिया गया है सेक्शन 19 के अंतर्गत CFM, ये जो हम पढ़ेंगे इसमें 19 में बता दिया गया है ये वॉइडेबल होंगे। अब जब हम आते हैं 19A में, तो 19A में बताया गया है कि जो अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा कॉज किए जाएंगे वो वॉइडेबल होंगे 19A के अंतर्गत। अब हम आते हैं सीधे सेक्शन नंबर 20 पे, एग्रीमेंट वाइड वेयर बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक और मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो सेक्शन नंबर 20 में बोल दिया कि अगर दोनों पार्टी मिस्टेक ऑफ फैक्ट करती हैं तो यहाँ पे बोथ पार्टी, तब हो जाएगा ये एग्रीमेंट वाइड। अगर एक पार्टी करती है, वन पार्टी, तो ये जो है बोथ पार्टी का सेक्शन 20 में दिया हुआ है और वन पार्टी का दिया हुआ है सेक्शन नंबर 22 में। अगर कोई एक पार्टी करती है तो वो वाइडेबल नहीं होगा, नॉट वाइडेबल। अब आते हैं सेक्शन 21 में, इफेक्ट ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ में सिंपल समझा गया है, सिंपली ये बताया गया है कि मिस्टेक ऑफ लॉ, अगर वो लॉ इंडिया का है तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो नॉट वाइडेबल होगा। मतलब चाहे एक पार्टी करे चाहे दोनों पार्टी करें, यहाँ पे इंडिया का लॉ जानना जरूरी है। इग्नोरेंशिया जुरिस नॉट एक्जिक्यूस, तो यहाँ पे जो लैटिन मैक्सिम है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज, एप्लीकेबल होगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक पार्टी भी अगर इंडिया के लॉ को जानती थी तो वो कॉन्ट्रैक्ट नॉट वाइडेबल है वहाँ। बट लेकिन जब मिस्टेक ऑफ लॉ हो रहा है एज टू फॉरेन लॉ को जब लेकर कोई मिस्टेक होता है तो वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के जैसा माना जाएगा। मतलब अगर दोनों पार्टी को वहाँ के लॉ के बारे में नॉलेज नहीं था तो वो वाइड हो जाएगा, और कोई एक पार्टी, वन पार्टी को पता था तो वो हो जाएगा नॉट वाइडेबल। यहाँ पे अगर MCQ आता है कि इंडिया के लॉ को लेकर अगर कोई मिस्टेक होती है तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड होगा या नॉट वाइडेबल होगा। ऑप्शन में वैलिड भी रहता है और नॉट वाइडेबल भी रहता है, तो नॉट वाइडेबल ही आपको टिक करना है, वैलिड टिक नहीं करना है। ये नॉट वाइडेबल इम्पॉर्टेंट है। अब हम आते हैं सेक्शन 23। सेक्शन 23 से लेके जो आगे के सेक्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।